विपक्ष और खास करके कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए ऐसी ऐसी गलतियां कर रही है कि उसका प्लॉट बिल्कुल खत्म हो चुका है और ऐसा लग रहा है विपक्ष बर्बादी की ओर जा रही है। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्टेटर में आपका स्वागत है। ऐसे चार मुद्दों पर बात करेंगे जो ब्लंडर्स विपक्ष ने किए हैं और जिसका उन्हें इस चुनाव में भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला वाला सबसे गंभीर है। अगर आप थोड़ा सी भी जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि विदेशों से भारत की इलेक्शन में इंटरफेरेंस करने की मैसिव कोशिश हो रही है और इस कोशिश में एआई का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हाल ही में अमित शाह का एक वीडियो सर्कुलेट हुआ जिसमें वो ऐसा कहते हुए पाए जा रहे हैं कि वो एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। हालांकि जो एक्चुअल वीडियो है उसमें अमित शाह ने ऐसा कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों को एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन दे देगी। इस बात को एआई के मदद से उनके वीडियो को ऐसा मॉडल किया गया कि ऐसा लग रहा है कि वो सही में ऐसी बात कर रहे हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। एआई ट्रेनिंग मॉडल से आप किसी भी तरह के वीडियो को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, रिवर्स जनरेट कर सकते हैं। और सोरा वगैरह की मदद से आप हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, इस तरह की सभी तरह की वीडियोस को जनरेट कर सकते हैं। तो आज की दुनिया में इस तरह के वीडियोस आना आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। अभी इस चुनाव में कम आ रहे हैं, नेक्स्ट चुनाव से और बढ़ते जाएंगे। तो किसी भी वीडियो का भरोसा बिना देखे, बिना सोचे समझे ना करें और किसी भी वीडियो का पे भरोसा करने से पहले पूरी जानकारी ले लें। अब इस मुद्दे पे अमित शाह काफी गंभीर हैं और सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये मुद्दा किसने शुरू किया है। ये मुद्दा रीतम सिंह, जो कि कांग्रेस के वॉर रूम के चीफ हैं, सोशल मीडिया वॉर रूम के चीफ हैं, उन्होंने सबसे पहले इस वीडियो को ट्वीट किया। आप ये समझिए कि एआई से जनरेटेड एक कंटेंट को, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस के वॉर रूम के सोशल मीडिया के चीफ जो हैं वो अपने ट्वीट से शेयर करते हैं। और तो और इसके ऊपर रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, वो उस वीडियो को रिट्वीट करते हैं। अमित शाह ने इस मुद्दे पे बहुत कड़ाई की है और उन्होंने रेवंत रेड्डी को समन भी भेजा इस मुद्दे पे और रीतम सिंह की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो ये तो वन ऑफ नहीं है। इस तरह के कई कई वीडियोस आते रहेंगे, कई मुद्दे चलते रहेंगे। पर आपको ये दिखाता है कि विपक्ष, खास करके कांग्रेस, कितना डेस्परेट है पावर में आने के लिए और वो किस तरह के ट्रिक्स को यूज करेगी किसी भी तरह से सत्ता को हासिल करने के लिए। आपसे अनुरोध है कि अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। हो सके तो मुझे एक्स पर फॉलो भी कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब दूसरे घटना की बात कर लेते हैं। दूसरी घटना में आपने देखा होगा पीएम मोदी का एक ऐसा क्लिप जो कांग्रेस वाले सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कन्नडिगास को पापी कहा है। हालांकि अगर आप पूरी क्लिप देखते हैं तो उस क्लिप में आपको समझ में आएगा कि वो कांग्रेस वर्कर्स को पापी कर रहे हैं, कन्नडिगास को नहीं। पर कांग्रेस मीडिया और सोशल मीडिया सेल पीएम मोदी के क्लिप्स कट करके इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि पीएम मोदी जनता के विरोध में बातें कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि विपक्ष के पास मुद्दों का इतना अभाव है, वो इस तरह के हरकतों पे आने पे मजबूर हो चुके हैं। किसी का क्लिप डाल दो, किसी को किसी तरह से बदनाम कर दो, ऐसी हरकतें कौन करता है? हारा हुआ व्यक्ति करता है। और ये साफ साफ दिख रहा है, विपक्ष के पास इस चुनाव में कोई भी मुद्दा नहीं मिल रहा है और इस तरह की कई घटनाएं आपको भविष्य में भी मिलती रहेंगी। अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है, लंबा चुनाव है, आती जाती रहेंगी। इसके बाद तीसरी चीज की बात कर लेते हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस तरह के वादे किए हैं, वो वादे आपको, मतलब आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते कि वो वादे कैसे पूरा करेगी कांग्रेस। और जनता बेवकूफ नहीं है जो उन वादों में आने वाली है। वादे जैसे कि सभी महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करते जाइएगा अपने दिमाग में। 16 करोड़ गरीब महिलाएं हैं, तो 1 लाख देगी तो 16 लाख करोड़ यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर एमएसपी पे फसलों को खरीदने की बात कर रही है, 12-13 लाख करोड़ यहाँ पर मान लीजिए। तो कितना हो गया? 29 लाख करोड़ हो गया। उसके बाद श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात, 4-5 लाख करोड़ यहाँ मान लीजिए। इसके बाद फिर मनरेगा की बात की उन्होंने। इसके बाद माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप की बात की उन्होंने। इसके बाद इस तरह के कई वादे किए हैं जिसमें वे सीधा पैसों को ट्रांसफर कर देंगे। अगर आप सबको जोड़ते हैं तो 45-46 लाख रुपए की सब्सिडी राहुल गांधी देना चाहते हैं। भारत का कुल बजट कितना है? 45 लाख। और इस तरह के वादों से
वो बिल्कुल हास्य के पात्र बन चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कांग्रेस से भी ज्यादा कर रही है, और उसके ऊपर वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन, इनहेरिटेंस टैक्स, इन सब का भी तड़का लगा कर रखा हुआ है। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो एक तरह से एक जोक बन चुका है। उसे कांग्रेस वाले भी सीरियसली नहीं लेंगे। आप सोच कर देखिए, 46 लाख करोड़ की वो बस सब्सिडी देंगे, जो कि भारत के बजट से ज्यादा है। एक पल के लिए अगर आप इमेजिन करते कि कांग्रेस कभी सत्ता में आ जाती है और वो इन स्कीमों को लागू कर देती है, तो कांग्रेस 1 लाख रुपए तो देगी, पर उसको देने का एक ही तरीका होगा कि वो पैसों को छाप कर देगी। अनलिमिटेड पैसों पैसों की सप्लाई करके पैसों को छाप कर देना स्टार्ट कर देगी, 1 लाख रुपए। आपको ये बात मजाक लग रही होगी, पर अगर आप थोड़ी सी भी हिस्ट्री देखेंगे तो जिम्बाब्वे का स्थिति उठाकर देख लीजिए या वेनेजुएला की स्थिति उठाकर देख लीजिए। वहां पर एग्जैक्टली यही हुआ। सरकार वहां पर मजबूर होकर इस तरह की सब्सिडीज को जारी रखने के चक्कर में पैसे छापना स्टार्ट कर दी। और जिम्बाब्वे में तो ये स्थिति आ गई कि वहां पे उन्हें अपनी करेंसी खारिज करनी पड़ी। वेनेजुएला की भी ऑलमोस्ट यही स्थिति है, 13,000 14,000% का इन्फ्लेशन वहां पर। 1 लाख रुपए भारत में, अगर भारत की परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1 लाख रुपए आपको मिलेगा, पर उस 1 लाख रुपए में आप 1 किलो आटा, 1 किलो चावल तक नहीं खरीद पाएंगे। ये स्थिति हो जाएगी। तो जनता को ये बात पता है, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी कर रही है। आपको इससे ही समझ में आ जाना चाहिए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो की क्या स्थिति है। और अब आखिरी में बात कर लेते हैं कांग्रेस के द्वारा लगाए हुए बीजेपी पे आरोपों की। तो उनका सबसे बड़ा जो आरोप है बीजेपी के खिलाफ, कि बीजेपी संविधान बदल देगी। तो कांग्रेस का कोई भी इंसान ये बात समझाने में पूरी तरह से असफल है कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में संविधान क्यों नहीं बदला। पहले बार 2014 में 283 सीट लेकर आई थी बीजेपी, फुल मेजोरिटी। दूसरी बार तो 2019 में 303। और अगर आपको हैरत की बात बताऊं तो 2019 में कांग्रेस यही ड्रामे कर रही थी, यही वादे कर रही थी कि बीजेपी 2019 में आएगी तो ये आखिरी चुनाव होगा, वो संविधान बदल देंगे, इसके बाद चुनाव ही खत्म हो जाएगा। 2024 में फिर से यही बात। तो कोई इस बात का जवाब भी नहीं दे पा रहे कि 2019 से 2024 के बीच में पीएम मोदी ने ऐसा क्यों नहीं किया। उन्होंने संविधान बदलकर चुनाव खत्म क्यों नहीं कर दिए, 2024 में एक बार मौका फिर से क्यों दे रहे हैं। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल ही क्लियर नहीं है कि उन्हें किस तरह के क्या मुद्दे उठाने चाहिए। उन्हें कोई ऐसा मुद्दा मिल ही नहीं रहा है जो बीजेपी के ऊपर स्टिक करता हुआ दिख रहा है। और मुद्दों की इस अभाव में वो कुछ भी बातें कर रहे हैं, कोई भी इल्जाम लगा रहे हैं, और इसके अलावा वीडियोस का जो खेल कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस इस चुनाव में प्लॉट पूरी तरह से लूज कर चुकी है, और वो बिल्कुल हेडलेस चिकन की तरह, जिस पता नहीं है कहाँ बेसिर पैर के दौड़ रही है इधर से उधर। और इस चुनाव में ऐसा साफ दिख रहा है कि उसका कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, और विपक्ष इस चुनाव को, 2024 के चुनाव को बुरी तरह से हारते हुए दिख रही है। नमस्कार।